रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, अपनी कारकर्दगियां बताई जा रही होती हैं, कारकर्दगी जीरो है, मईशत आपके सामने है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा कसूर है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लोग बैठे होते हैं उनका। मैं इनको मुर्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहता हूँ। मुझे पता है इनको ढंग आता है कैसे नवाजने का और कैसे ये लोगों को पैसे देते हैं और कैसे ये लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। आज जो मैंने आदाद-ओ-शुमार आज नाज़रीन के सामने शेयर किए हैं, आप इससे किस हद तक अग्री करते हैं? बदकिस्मती ये है पाकिस्तान की कि इस वक्त हमारे पास जो सबसे वर्स्ट क्राइसिस है वो गैस का है। फिर उनको बिजली पे जाना पड़ेगा या डीजल पे जाना पड़ेगा, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कई गुना बढ़ चुकी है। ये जो मामला है कि भाई डॉलर्स नहीं है, एलसी नहीं खुल रही, हम इसका दूसरा हल हुकूमत क्यों नहीं निकालती? कोविड के बाद से लेके अभी तक जो है वो मुसलसल क्राइसिस फेस कर रहे हैं और इस वक्त जो एलसीज का मसला है वो मसला जो है वो इतना ज्यादा तूल इख्तियार कर गया है कि डैमरेज और डिटेंशन की वजह से ट्रेडर जो है वो फैक्ट्रीज बंद करने की पोजीशन में आ गए। आपका जाहिर ये इलाका, यहाँ पे गंदगी और पानी, क्या कहेंगे आप इस? मेरे इस्तीफा देने से पहले भी ये इशू मौजूद था। जी। और हमने यहाँ पर सड़क भी डाली थी, अपने जो फंड था वफाक से हमें दिया गया था। ये चीज सिर्फ यहाँ की नहीं, मेरे पूरे हल्के में, और इस पे मैं दर्जन एहतजाज कर चुका। अब बतौर एडमिनिस्ट्रेटर आप इस मसले को कैसे उठाएंगे? जरूर, मैं अगर मुझे एड्रेसेस का पता चले तो मैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो कंसर्न ऑफिसर इनको पाबंद करूंगा, बल्कि खुद देखूंगा ये तमाम चीज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान को खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, अपने सेगमेंट निचोड़ की तरफ बढ़ते हुए आज जो हम बात करेंगे कि जो हुकूमत में 9 सियासी जमातों की शमूलियत है नाजरीन, उसमें लिसानी, मजहबी, इलाकाई और कौमी जमातों की नुमाइंदगी है। अब इसको मुआवजा कह लें या फिर इमरान खान खौफ कि ये बिला मुबालगा तारीख की वाहिद हुकूमत है जिसमें तमाम जमातें पहली बार अपने नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद आइन के एक सफ़े पर साथ हैं। नैब तरमीम के बाद मुकदमात के चुंगल से आज़ाद होते हुए हुक्मरान अवाम को आज भी मुसलसल दिलासे देते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज मनी लॉन्ड्रिंग और आमदनी से जायद असासों के केस में सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत भी मंजूर की गई। एक जानिब तो शहबाज शरीफ ऐलान कर रहे हैं कि वो कौम और मुल्क के मफाद में सियासी मफाहिमत के लिए 100 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में उठने वाली हर आवाज़ को इंतकामी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। गिरती हुई मुल्की मईशत ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और कमज़ोर मईशत का खौफ रियासत के लिए एक डरावना खौफ और अंदरूनी बहरान तल्ख हकीकत बन चुका है। अवाम इस महंगाई के दलदल में धंसते जा रहे हैं और मामूली अशिया भी अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। ना कल दूध और शहद की नहरें बह रही थी और ना अब रोटी, कपड़ा और मकान अवाम की रसाई में है, मगर हालात इस कदर बदतर होंगे ये वहमो गुमान में भी किसी के नहीं था। अफवाहों का बाजार गर्म है और मौजूदा बेयकीनी को ख़त्म करने में हुकूमत या तो कतई तौर पर दिलचस्पी नहीं रखती या इस रात को भांपने की सलाहियत से ही महरूम हो चुकी है। वज़ीर आज़म समेत तमाम वुज़रा मुश्किल की इस घड़ी में बस तोशाखाना की एक घड़ी की रट लगा रखे हैं। 7 माह गुजरने के बाद भी हुकूमती वुज़रा की जानिब से अपनी कारकर्दगी तो नहीं बताई जाती, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अवाम को बार बार घड़ी घड़ी की दास्तान सुनाई जाती है। ऐसा महसूस होता है नाज़रीन कि हुक्मरान अवामी मफाद से ज़्यादा इमरान खान की सियासी ताकत को कुचलने के किसी दर पर्दा मंसूबे पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ चौधरी निसार अचानक से अपने हल्के में मुतारिक हो गए हैं। उन्होंने अपने हल्के में इलेक्शन मुहिम को भी शुरू कर दिया है और 4 साल बाद खामोशी तोड़कर आइंदा के इलेक्शन के लिए अब भरपूर तरीके से अपना ऐलान भी कर चुके हैं। कहते हैं कि ये इलेक्शन के बाद फैसला करूंगा कि मैं किस पार्टी में शामिल होऊंगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक असमिया तहलील नहीं हुई, तो अचानक चौधरी निसार क्यों अचानक से एक्टिव हो गए हैं? चौधरी निसार की तैयारियों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इलेक्शन तो करीब है। यही वजह है कि वो अपने हल्के के कारकुनान के साथ इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। अगर इलेक्शन 9, 10 या फिर साल बाद होते तो यकीनन वो भी उस तैयारियों का आगाज़ नहीं करते और जिस तरह से वो कर रहे हैं। और इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। ये मुस्तक़िल हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं और शफ़ाफ़ इंतख़ाबात का इनेकाद ही उसका वाहिद हल है। अगर हुकूमत 20 दिसंबर तक मुल्क में आम इंतखाबात का कोई हतमी फार्मूला सामने लेकर नहीं आती और तहरीक इंसाफ असम्बली तहरील कर देती है जैसे कि कह दिया गया है, तो मज़ीद सियासी बहरान पैदा होगा।
क्या हुकूमत जानबूझकर मुल्क को बहरानों में धकेल रही है? और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? और ये आवाम जिसकी किसी को फिक्र नहीं, वो महंगाई के दलदल में धंस रहे हैं, उनको इस दलदल से कौन निकालेगा? क्या अभी किसी के पास कोई प्लान है? इस हुकूमत के पास तो नज़र नहीं आता, लेकिन कोई अगली हुकूमत आएगी तो ये उसके लिए कितना मुश्किल होगा। और सवाल ये भी है कि कोई भी हुकूमत आए उसकी तवज्जो आवाम तक उस वक्त तक रहती है जब तक उनको वोट चाहिए होता है। उसके बाद तू कौन मैं कौन वाली बात होती है। उसके बाद ना ही हुक्मरान किसी को नजर आते हैं, ना आवाम का कोई दर्द बांटता है, ना आवाम को कोई रिलीफ देता है। आज अगर आप देखें महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है, यानी कि 25%। कभी हमने सोचा नहीं था, जब 13% 12% पे होती थी तो यही हुकूमत जो कल अपोजिशन में बैठी हुई थी ये लॉन्ग मार्च भी करती थी, ये शोर भी मचाती थी और ये कहती थी कि इतनी महंगाई है कि आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। आज ये सवाल आवाम आपसे पूछ रही है कि आपने तो 1 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल कर दिया है। ये 25% पर खड़ी हुई महंगाई ये किसकी सज़ा है जिसको आवाम तक पहुंचाया जा रहा है? कसूर क्या था? ये पीडीएम जमातों का एक मुश्तरका टोला जो आवाम को रिलीफ देने के लिए आया था और बार बार ये बात की जाती थी कि हम तो आए हैं मईशत को ठीक करने के लिए हैं। तो किसकी तवज्जो है? क्या नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, JUI की, किसी भी अगर जमात में आप देखें ये 13 जमातें जो इस हुकूमत में शामिल हैं, किसी की तवज्जो इस तरफ नहीं नज़र आती। और बात ये होती है कि जी हम मुल्की मईशत को ठीक करने के लिए आए हैं, हम तो वोट को इज़्ज़त दो की बात करते हैं, हम तो ऐवान को चलाने की बात करते हैं, हम तो जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत के अलम बरदार ये हुकूमती वुज़रा एक बार भी पूछते हैं कि इन हलकों में जहाँ से वो जीत कर आए थे, जहाँ पर ये वोट मिला था, वो किस तरीके से होगा? और ओपनिंग पॉइंट में जो हम बात करते हैं बार बार कि जो आवाम के लिए रिलीफ होना चाहिए था वो हुकूमत के पास कोई फार्मूला नहीं, और फार्मूले के बगैर चलने वाली हुकूमत का सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस है, वो ये है कि इक़्तिदार ना जाए। वो कहते हैं कि चमड़ी जाए बट दमड़ी ना जाए। तो उस सूरत हाल में आपको कैसे लगता है कि अगर इलेक्शन 6 माह बाद हो या इलेक्शन अगले साल हो, आपको वोट कैसे मिलेगा? और वो राह जो हमवार आप करना चाह रहे हैं, वो राह अपने लिए हमवार करना चाह रहे हैं कि आवाम आपको वोट दे, लेकिन आवाम ये सवाल उठा रही है कि आप तो आवाम को रिलीफ देने आए थे। जब 13% पर थी शरह महंगाई की तो आप कहते थे कि हम बताएंगे कि डॉलर कहाँ होना चाहिए, हम बताएंगे रोज़गार कैसे मुहैया होना चाहिए, हम बताएंगे कि पेट्रोल की असल कीमत क्या होनी चाहिए। लेकिन आज आप हुकूमत में हैं और आपको आज हुकूमत करते हुए 8 माह से ऊपर का अरसा हो चुका है, लेकिन आपके पास कोई प्लान नहीं। कहते हैं कि पल्ले नहीं धेला और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना करती है मेला मेला। इस वक्त मुल्क एक मुआशी सूरत हाल में तबाही के दहाने पर खड़ा है, लेकिन हुकूमत और इसकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ है इमरान खान पर और इस बात पर कि तोशा खाना से कुछ निकल के आ जाए तो घड़ी चोर किसी तरीके से साबित कर दिया जाए। आप कीजिए, मैं तो कहती हूँ आप हर तरीके तनकीद कीजिए, लेकिन उसके बावजूद जो तवज्जो होनी चाहिए वो नहीं है। मुल्क में मुआशी बहरान अपनी जगह है, मुल्क में आवाम परेशान है, सरमायाकार मुल्क से भाग रहे हैं, करप्शन और क्राइम का रेट बढ़ चुका है। और अगर हम देखें नाजरीन तो रोज़ाना जो छीना झपटी की वारदातें हैं वो भी बढ़ चुकी हैं, और दूसरी तरफ एक और अलमिया है और उस अलमिया पे हम आज बात करते हैं, और वो है रेप, जो कि रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि कराची में ख़ास तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर एक रेप केस आता है और उसमें मासूम बच्चियों को रेप का निशाना बनाया जाता है। और नवंबर में हमने पे दर पे केसेस देखे और एक और केस सामने आया है, और कराची गुलशन मेमार का ये वाक़या है, अफगान कैंप पुलिस चौकी, जहाँ पर एक 6 साला बच्ची की लाश मिली है। क्या पता चल पाया है कि कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? खुरम गुलजार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, पहले हम उनसे बात करते हैं। खुरम, ये कब का वाक़या है और इसे क्या मालूमात मिली है? पुलिस क्या कर रही है? जी, ये गुज़श्ता शाम 12 दिसंबर की शाम का वाक़या है, 6 बजे का, कि बच्ची घर के बाहर खेलते हुए जो है वो अचानक लापता हो गई थी। हाँ। जिसके बाद जो है वो अहले खाना ने बच्ची की तलाश शुरू की, मसाजिद में ऐलान किए गए, अपने जो करीब उनके रिश्तेदार थे जो घर है, क्योंकि अफगान कैंप का जो इलाका है वो कच्ची आबादी है और काफ़ी दूर दूर जो है वो घर हैं यहाँ पर। तो बच्ची की तलाश में जब नाकाम हुए उसके बाद इलाके के एक नौजवान ने उनको इतला दी कि खाली प्लॉट में एक बच्ची की लाश है जो घर से कुछ ही फासले पर एक प्लॉट था। अच्छा, जब ये बच्ची गायब हुई थी तो इनके घर वालों ने पुलिस से राब्ता किया था? कोई FIR दर्ज हुई?
जी देखिए, पहले इन्होंने खुद ही तलाश शुरू की, क्योंकि बहुत ही कम टाइम के अंदर ये सारी चीजें सामने आई कि शाम 6 बजे कल ये बच्ची लापता होती है। उसके बाद तकरीबन 8:30 बजे इनको बच्ची की डेड बॉडी घर के करीब एक प्लॉट से मिल जाती है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और कानूनी कार्रवाई के बाद बच्ची की जो डेड बॉडी है उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। अच्छा, एक अलमिया हमारे यहाँ ये है कि हमारे जो हॉस्पिटल हैं सरकारी, यहाँ लेडी MLO नहीं है, जिसकी वजह से खवातीन की जो डेड बॉडीज होती हैं या बच्चियां जो आजकल के जो जितना हमारा ये जो वाकयात हो रहे हैं कि बच्ची के साथ ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं, इनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाता। एक लेडी MLO है जो 24 घंटे बाद वो अवेलेबल होती हैं और वो पोस्टमार्टम करती हैं। बच्ची का कल पोस्टमार्टम नहीं हुआ, रात में बच्ची की लाश को सर्द खाने में रखा गया। पुलिस ने जो है वो रात ही मुकदमा दर्ज किया बच्ची की अगवा का भी, और साथ ही कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया गया गुलशन मेवाड़ थाने में। बच्ची का पोस्टमार्टम आज दिन में दोपहर 2 बजे शुरू किया गया जिन्ना हॉस्पिटल में। अच्छा, इस दौरान पुलिस ने जो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट थी वो हासिल की, जिसमें ये साबित हो गया था कि बच्ची को जो है वो ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। पुलिस ने रात गए जो है वो मुख्तलिफ मुकामात हैं अफगान कैंप के, उन इलाकों में छापे मारे जहाँ से कोई 8 के करीब मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। साथ ही उसमें पुलिस ने अल सुबह एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया जिसने इस बात का एतराफ किया। मुलजिम का नाम मोहम्मद यूसुफ सामने आया है। अच्छा। और वो बच्ची का पड़ोसी है, उसी गली में उसकी रिहाइश है। उसने इस बात का एतराफ कर लिया है कि उसने शाम 6 बजे बच्ची को चीज दिलाने के बहाने जो है वो अगवा किया था और इस खाली प्लॉट में लेके जाने के बाद उसने ये घिनौना अमल किया और इस दौरान उस बच्ची को कत्ल कर दिया कि बच्ची ने उस शख्स को शिनाख्त न कर ले, और इस वजह से उस बच्ची का कत्ल करके वहां से फरार हो गया। साथ ही रात में जब बच्ची की तलाश जारी थी तो वो मुलजिम अहले खाना के साथ बच्ची को तलाश भी करता रहा, ढूंढता रहा ताकि पुलिस को या किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन पुलिस ने जो है बड़ी हिम्मत अमली से अपने मुखबिर खास की इत्तला पर आज सुबह उसको गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने कत्ल का भी एतराफ किया है। चलें देखते हैं कि अब ये पुलिस क्या कर पाती है इस सारी सूरत हाल में। अचानक एक मोहम्मद यूसुफ नामी जो है वो शख्स गिरफ्तार होता है, वो इकबाल जुर्म भी कर लेता है। अब देखते हैं कि आगे क्या मामलात बढ़ते हैं। खुरम, बहुत शुक्रिया हमें तमाम तरह करने के लिए। अफसोस की बात यह है नाजरीन, चाहे वो रेप केसेस हों या फिर डकैती और रैज़नी की वारदातें वो बढ़ती जा रही हैं, मईशत तबाही के दहाने पर है। और जो हम सियासी सूरत हाल थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि हुकूमत की तवज्जो इन तमाम तर किसी मामले पर हमें नजर नहीं आती। तवज्जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है, सारी तवन्नाइयां वहीं खर्च हो रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं और ये मकबूल जान साहब। और ये साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी आप देखिए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, अपनी कारकर्दगियां बताई जा रही होती हैं, कारकर्दगी जीरो है, मईशत आपके सामने है, अनस्टेबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच गया है। लेकिन हुकूमत की तवज्जो नहीं है इस तरफ, इनके पास प्लान नहीं है या फिर करना ही नहीं चाहते। देखिए, इसमें सबसे बड़ा कसूर है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लोग बैठे होते हैं उनका। मैं इनको मुर्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहता हूँ। आप अंदाजा करें कि जो तमाम सहाफी जितने भी हैं ये इस माशरे में रहते हैं, इसमें उठते बैठते हैं, ये रोज जाके चावल खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, जिंदगी की तलखियां उनको पता होती हैं, लेकिन इनमें से कोई शख्स सवाल नहीं करता। या तो मरियम औरंगजेब जिसकी तरफ इशारा करती हैं वो सवाल करता है और ना बाकी चुप रहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो 2 अरब रुपया उन्होंने मीडिया के लिए एलोकेट किया है, और मैं तो चूंकि शहबाज शरीफ साहब के साथ सेक्रेटरी में रहा हूँ, मुझे पता है इनको ढंग आता है कैसे नवाजने का और कैसे ये लोगों को पैसे देते हैं और कैसे ये लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं और कैसे लोगों को अच्छी अच्छी पोस्टों पे लेके जाते हैं। ये मसला ये है कि प्रोग्राम इनके पास नहीं है, लेकिन मसला जरा ये है कि इस प्रोग्राम ना होने के ऊपर सिवाय 1-2 टेलीविजन चैनल के, जिसमें से एक आपका भी शामिल है, कोई और है जिसकी तरफ तवज्जो दिलाता है, वो सब वही चलते रहते हैं। कोई घड़ी की बात कर रहा है, कोई घड़ी के को खरीदने की बात करता है, कोई काबा के नक्शे की बात करता है, कोई काबा के नक्शे की नहीं बात करता है। इनको इनके पेट नहीं लगे हुए, इनके घर में बच्चे नहीं हैं साफियों के, इन लोगों के इर्द गिर्द माएँ बहनें औरतें नहीं रहती, इन लोगों के इर्द गिर्द गरीब नहीं रहते, इनको नजर नहीं आता। ये सवाल क्यों नहीं करते? वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जलसा आम है उनका। और देखें और ये साहब बात ये भी तो है ना कि आप जो सूरत हाल इस नहज तक पहुंच गई है, अभी आपने जिस तरीके से बात की कि हमारी सहाफत भी बिक चुकी है कि ना कोई किसी इशू पर आवाज़ उठाता है, ना कोई सवाल करता है, ना कोई बात करता है। और जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसका हल भी शायद कोई निकालना नहीं चाहता, आपको लगता है? देखिए, मसला सारा ये है कि वो जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनको अपने मामलात के अंदर चीजें पड़ी हुई हैं।
वो समझते, वो आए थे इस बात के लिए कि जब हम आएंगे तो बहुत जबरदस्त किस्म की सूरत हाल होगी, हम जनाब सारे के सारा इमरान खान को और पीटीआई को और सब लोगों को जो है वो दफन कर देंगे और हम उस पर छा जाएंगे। हुआ ये कि 10 अप्रैल ने उनकी जिंदगी और पाकिस्तान की जिंदगी बदल दी। 10 अप्रैल के पहले का पाकिस्तान और 10 अप्रैल से पीछे का पाकिस्तान दोनों मुख्तलिफ पाकिस्तान है। 10 अप्रैल में कोई इमरान खान की कॉल पे बाहर नहीं निकला। 10 अप्रैल में लोग खुद ब खुद निकले हैं, बल्कि इमरान खान खुद हैरान रह जाता है कि ये हो क्या गया है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान की मोहब्बत बाद में है, इन फैमिलीज की नफरत पहले है। लोग इन लोगों की शक्लें देखना नहीं चाहते, इसलिए लोग बाहर निकलते थे। लोगों को इनकी 40 साल की तकलीफें याद आ जाती हैं, लोगों को इनका तमस्खर याद आ जाता है, इसलिए लोग बाहर निकलते हैं और आज भी निकल रहे हैं। इसीलिए ना ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं, इनको जिन लोगों ने लाके बिठाया है वो सोचना चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं और साहब, ये मुल्क का सवाल है, आवाम का सवाल है, इस पर कोई सोच क्यों नहीं रहा, ये बड़ी हैरानकुन बात। आपके वक्त का थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, बहुत अहम मामला है, उस पर आवाज उठाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत अहम इशू है जिस पर आज मैं अपने सेगमेंट में बात करूंगी, और एक और जाविया जिसमें हम कहते हैं ना बैकबोन होती है इंडस्ट्रीज जो होती हैं आपकी, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो गई, जवाल आ गया। क्यों आया? मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखने वाला टेक्सटाइल का शोबा खाम माल के दम दस्तियाबी, तवानाई की कीमतों, लोड शेडिंग और टैक्सेस के मसाइल के बोझ तले दबकर तबाह हो रहा है। क़याम पाकिस्तान के बाद जीरो से सफर का आगाज करने वाली टेक्सटाइल सनत का मुल्की एक्सपोर्ट्स में 60% हिस्सा है नाज़रीन। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में यह सेक्टर 40% से ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम करता है। मुल्की GDP में इसका हिस्सा 8 से 9% होता है। दुनिया के तमाम बड़े टेक्सटाइल ब्रांड्स पाकिस्तान में तैयार किए जाते हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बरामदात देखी हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने सिर्फ 8 माह में इस कीमती असासे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में जब कोरोना उरूज पर था, पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर में रिकॉर्ड 14.29 अरब डॉलर की बरामदात की थी, जो मुल्क की कुल बरामदात का 61% है। लेकिन रवा साल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अब 16% से भी कम हो गई हैं। बरामदात में कमी के नतीजे में टेक्सटाइल की बरामदात की शरह नमू में भी कमी देखने में आई है, जिसमें गुज़िश्ता माली साल के दौरान 26% इजाफा देखने में आया था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान की कुल सनती लेबर का 40% मुंसलिक होता है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में 1200 के करीब टेक्सटाइल मिल्स हैं, जिनमें से आधी बंद पड़ी हैं। इस अहम शोबे के लिए कपास की किल्लत भी एक मसला है, क्योंकि लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें बह चुकी हैं और कपास की फसल तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। शोबे के जवाल की दीगर वजूहात में बुलंद अफरात ज़र, बुलंद शरह सूद, तवानाई की बढ़ती हुई कीमतें और सनती इलाकों में बिजली और कुदरती गैस दोनों की लोड शेडिंग शामिल है। इसको कैसे हम काबू पा सकते हैं, इस मसाइल का हल हुकूमत कैसे निकाल सकती है, इसी पर हम बात कर मौजूद हैं। मारूफ सनतकार हैं, चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान, मियाँ जाहिद हुसैन साहब। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपसे बेहतर इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम्स को कोई नहीं समझ सकता। आज जो मैंने आदाद-ओ-शुमार आज नाज़रीन के सामने शेयर किए हैं, आप इससे किस हद तक अग्री करते हैं और सबसे बड़ी गलती आप इसकी किस में समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये आपका सवाल बिल्कुल बजा है, और जो आपने अभी तज्जिया पेश किया या फिगर्स दिए वो सारे हकाइक पर मबनी हैं। और बदकिस्मती ये है पाकिस्तान की कि इस वक्त हमारे पास जो सबसे वर्स्ट क्राइसिस है वो गैस का है जी। और बिजली अनरिलायबल है, बिजली कभी आती है कभी नहीं आती। बिजली के कनेक्शन अगर नहीं लेना हो तो वो भी अवेलेबल नहीं है, उसमें भी 1-1, 1.5 साल 2-2 साल का टाइम लगता है। अच्छा, और गैस इन्होंने बिल्कुल ही जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है उसकी तो डिस्कनेक्ट नहीं की, मगर उसकी जो सप्लाई चेन है, जो उनको पैकिंग मटेरियल वगैरह सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, उनकी गैस इन्होंने 4 महीने के लिए बंद कर दी है। तो अब ज़ाहिर है कि वो इंडस्ट्रीज जो हैं वो फिर उनको बिजली पे जाना पड़ेगा या डीजल पे जाना पड़ेगा। तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि गैस के मुकाबले में उनकी बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा है, या फिर उन्हें जनरेटर चलाने पड़ते हैं, फिर बिजली अनरिलायबल है। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, कहने को तो उनकी गैस बंद नहीं हुई, मगर उनके यहाँ भी प्रेशर के इश्यूज हैं कि उन्हें प्रेशर नहीं आ रहा। तो इस तरीके से लूली लंगड़ी हमारी जो सनत है
वो चल रही है। अच्छा, अब इसके साथ साथ जो है ना, मरे पे सो डूबे वाली जो बात है कि इंटरनेशनल रिसेशन, अच्छा फिर हमारे यहाँ जो मार्कअप के रेट मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं, उससे भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है। जिन लोगों ने गवर्नमेंट फाइनेंसिंग ली हुई होती है, बैंक फाइनेंसिंग, तो उनकी भी कॉस्ट कई गुना बढ़ जाती है और उनके लिए बैंक के साथ डील करना नामुमकिन है। उसके फिर लोग जो है उसमें डिफॉल्ट्स में भी आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इंटरनेशनल रिसेशन जो है वो पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, उन्होंने अपने यहाँ मार्कअप रेट्स बढ़ा दिए हैं और वहाँ पर जो गैस और बिजली की कीमतें हैं वो भी काफ़ी बढ़ गई हैं। तो इस वजह से अब लोगों की यानी इंटरनेशनल मार्केट में लोगों की जो प्रायोरिटीज हैं वो कपड़े खरीदना नहीं है, बल्कि अपनी सर, लेकिन आप ये देखिए ना, बांग्लादेश की इंडस्ट्री, इस वजह से जिसने हमारे बाद काम शुरू किया सर, डिमांड है वो कम हो रही है और उसका नतीजा हमें भी भुगतना पड़ रहा है। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर। लेकिन बांग्लादेश की इंडस्ट्री जिसने 40 अरब डॉलर यानी कि दुगना हमसे काम किया, वो कैसे कर गए काम? अच्छा, बांग्लादेश की मैं अगर बात करूँ ना जी, हाँ, अच्छा, बांग्लादेश ने 40 अरब तो किया, मगर अब वहां भी डिप आ गया और वो भी इस वक्त जो है उनके यहाँ भी लोड शेडिंग हो रही है, उनके यहाँ भी गैस का क्राइसिस है। गैस का क्राइसिस पूरी दुनिया में है, अच्छा वहां भी है, और उनकी एक्सपोर्ट्स भी कम हो रही है और हमारी भी कम हो रही है। अब इसमें एक अहम बात है, वो अहम बात यह है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं ही बड़ी थोड़ी सी नेग्लिजिबल है। 12-13 अरब डॉलर की हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं, उनकी 40 अरब डॉलर की थी। अच्छा, अब हमारी जो 12-13 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, तो अगर हम कोई एग्रेसिव स्ट्रेटजी बनाएं, देखिए मार्केट में टोटल बिजनेस तो खत्म नहीं होगा ना टेक्सटाइल का, वॉल्यूम इज देयर। अब उसमें से अगर हमने अपना शेयर लेना है और अगर वही 12-14-13-12-15 अरब डॉलर पे हमने उसको मेंटेन करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें एग्रेसिव पॉलिसी बनानी होगी। अगर आपने यहाँ भी देखा होगा कि कुछ दुकानदार जो है वो सेल लगा देते हैं अपनी प्रोडक्ट्स पे, तो एग्रेसिव मार्केटिंग होती है कि वो सेल लगाते हैं ताकि कस्टमर उनकी तरफ ज्यादा आए। तो इसका मतलब है अगर हम एग्रेसिव मार्केटिंग करें तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स लेवल को मेंटेन कर सकते हैं और हमारे पास ऑर्डर्स जो हैं वो आ सकते हैं। यानी हम थोड़ा सा बांग्लादेश का हिस्सा काटें, थोड़ा सा इंडिया का काटें, थोड़ा सा चाइना का काटें, तो उनकी 1-1, 2-2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स भी अगर हम काट लेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप कह रहे हैं कि ये एक वाकई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो काम कर सकती है और हुकूमती रोल भी इसमें बड़ा अहम होता है। मियां जाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी गुफ्तगू आपने की है और आप जो बात कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हुक्काम बाला तक ये बात पहुंचे, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है मियां जाहिद हुसैन का, और वो जब ये कह रहे हैं कि हम ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं तो खुदारा इस पर तवज्जो दें। अच्छा, आपको जिस तरह पता है नाजरीन के एलसीज खुल नहीं है, हुकूमत के पास डॉलर्स नहीं है, हज़ारों की तादाद में कंटेनर्स पोर्ट पे खड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पा रही और इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट काटी हैं फराजुर रहमान साहब। फराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी इस पर सारा बात भी की, आप आवाज़ भी उठा रहे हैं। ये जो मामला है कि भाई डॉलर्स नहीं है, एलसी नहीं खुल रही, हम इसका दूसरा हल हुकूमत क्यों नहीं निकालती कि जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हम पाकिस्तानी रुपए में करना शुरू कर दें, हमको इस तरह की स्ट्रेटेजी बना लें ताकि नुकसान तो ना हो एटलीस्ट। बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदद करने का। बात ये है कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है कांस्टेंट ना होने की वजह से हम कोविड के बाद से लेके अभी तक जो है वो मुसलसल क्राइसिस फेस कर रहे हैं, कभी जो है वो किसी हवाले से, कभी किसी हवाले से। और इस वक्त जो एलसीज का मसला है, वो मसला जो है वो इतना ज़्यादा तूल इख्तियार कर गया है कि डैमरेज और डिटेंशन की वजह से ट्रेडर जो है वो फैक्ट्रीज बंद करने की पोजीशन में आ गए हैं। छोटे ट्रेडर्स हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, इनका रॉ मटेरियल तक रोक दिया गया है। और इससे अभी पिछले दिनों एक बड़ी फार्मास्यूटिकल का सुनने में आया कि वो बंद हो गई, जीन्स, डेनिम, स्टिचिंग यूनिट्स बंद हो रहे हैं, जो लोग जॉबलेस हो रहे हैं। बड़े मामलात इसके अंदर जो है ना वो खराब होते चले जा रहे हैं डे बाय डे। हाँ, बहुत शुक्रिया फराजुर रहमान साहब, आप बड़ी सही हैं कि डे बाय डे क्योंकि कांस्टेंट काम नहीं हो रहा और इस वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी कोई और ही हिकमत अमली लेके चले और जाविया में हमने कोशिश की कि इस सारी सूरत हाल पर हम मुफस्सल गुफ्तगू करें। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। बोल अवाम की आवाज़, इस तरीके से हम आपको बता चुके हैं कि अपने शहर के मसाइल हमें बताइए, व्हाट्सएप कीजिए और हम उस वीडियो को, उस मसले को उजागर करेंगे और उस पर हम बात करेंगे। अब ये मसला मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमें भेजा है हमारे एक शहरी हैं और ताहिर हसन साहब और गुलशन इकबाल, ब्लॉक बी यानी कि 13, उसकी 13B की वो बात कर रहे हैं। ये क्या मसला है, जरा देखिए उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। 13B, गुलशन इकबाल 13B रोड का हाल देखें आप। मेमन प्लाजा के करीब गुज़श्ता 6 महीने से 8 महीने से बारिशों की वजह से रोड ख़राब हो गया, टूट फूट गया, वो तो अपनी जगह है।
लेकिन ये देखें अभी ये गटर का पानी उबल रहा है, आज इसको 1 हफ्ता हो गया है। कितनी परेशानी, बेहद परेशानी। हर पार्टी इलेक्शन के टाइम पे अपना अपना झंडा लेके प्लाजा के गेट पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी को इन इलाकों मकीन की तकलीफ़ों का एहसास नहीं है। ये देखें आप, ये देखें आप, पूरा पिछले 8 माह से ये मसला है। ताहिर हसन साहब बता रहे हैं, इस इलाके के शहरी हैं, इस पर हम बात करेंगे। MNA भी थे और ज़ाहिर तमाम तर सूरत हाल इनके सामने थी। आलमगीर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनको हमने इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मदऊ किया है। आलमगीर साहब बहुत शुक्रिया। ये मसला पिछले 8 माह पुराना है। आपका ज़ाहिर ये इलाका, यहाँ पर गंदगी और पानी, क्या कहेंगे आप इस पर? कोई आप लोगों ने कोई काम किया, हुकूमत से कोई मदद तलब की? उठाया, मुझे रजू किया। ये इशू बिल्कुल जब मेरे इस्तीफा देने से पहले भी ये इशू मौजूद था। जी। और हमने यहाँ पर सड़क भी डाली थी, अपने जो फंड था वफाक से हमें दिया गया था, और उसी फंड से हमने यहाँ की सफाई भी कराई थी, सीवरेज की। अच्छा। सीवरेज की विंचिंग कराई थी। वाटर बोर्ड जो इदारा जिसकी जिम्मेदारी है, उनसे NOC लेकर और उन्हीं की गाइडेंस में हमने करवाया था उस वक्त काम। उन्होंने ही हमें कहा था कि ये सफाई से मसला हल हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। और वो हमारी जो बनाई हुई सड़क थी वो भी सीवरेज के उबलने से खराब हो गई बाद में, क्योंकि पानी वहाँ दिनों हफ्तों खड़ा रहता था। ये चीज सिर्फ यहाँ की नहीं, मेरे पूरे हलके में, और इस पे मैं दर्जन एहतजाज कर चुका। वजीर बल्दियात के दफ्तर के बाहर एहतजाज कर चुका, हम पर तशद्दुद किया, मुझ पर FIR बनाई। अच्छा। और वजीर आला हाउस के अंदर गटर का पानी फेंका, इन्हीं वजूहात की वजह से, इन्हीं मसाइल की वजह से। 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम तर बल्दियाती इदारे सूबे के पास डिवॉल्व कर गए, जिसमें कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी एक इदारा था, जो आज वजीर बल्दियात यानी नासिर हुसैन शाह के ज़ेरे असर है। और ये इदारे की नाकिस और नाअहली करप्शन की वजह से ये सारी सूरत हाल है। ये लोग काम नहीं करते, मेंटेन नहीं करते। देखें, सफाई एक रेगुलर अमल है। सीवरेज की सफाई हर, और ये मामला आप सही कह रहे हैं, ये आपका मौक़िफ़ है कि ज़ाहिर अंडर आता है वज़ीर बल्दियात का जो ज़ाहिर सारा मिनिस्ट्री है, लेकिन काम नहीं होता। बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब। इसी पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं डॉक्टर सैफुर रहमान साहब। अभी नया इन्होंने चार्ज संभाला है, चैलेंजेस बढ़े। बहुत शुक्रिया एडमिनिस्ट्रेटर साहब। अब ये आपने देखा, आलमगीर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, ये कराची का एक इलाका है गुलशन इकबाल का। अब बतौर एडमिनिस्ट्रेटर आप इस मसले को कैसे उठाएंगे, क्योंकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बल्दियात के अंडर आता है, हुकूमत से आप किस तरह बात करेंगे इस मसले के हल के लिए? जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये किसी का भी हो, ये रिजॉल्व होना चाहिए। अगर ये सफाई का है, अगर नहीं हुआ, कीचड़ जमा है, हाँ। या सीवरेज का कोई इशू है, कोई इनकी सीवरेज लाइन चौक है और इसकी से निकल रहा है, तो ज़रूर मैं, अगर मुझे एड्रेस इसका पता चले तो मैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो कंसर्न ऑफिसर इनको पाबंद करूँगा, बल्कि खुद देखूँगा ये तमाम चीज़ कि ये मसला हल हुआ कि नहीं। अगर इस तरह के कोई भी इश्यूज हैं तो हमें इन कोऑर्डिनेशन, वाटर बोर्ड है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, DMCs हैं, कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, तमाम उनसे कोऑर्डिनेशन करके ये तमाम चीज़ रिजॉल्व करनी है। कराची का ज़ाहिर गवर्नेंस मॉडल मुख्तलिफ है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि 7 अजला में डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। और आप ये कह रहे हैं ना कि ये अभी इलाका, तो मैं सर आपको व्हाट्सएप करवाती हूँ ये वीडियो, और इस तरह पूरे कराची में मसाइल हैं, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो चैलेंजेस हैं आप उनको पूरा भी करेंगे, उतरेंगे उस पर पूरा। बहुत शुक्रिया एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, अपने इलाके का मसाइल वीडियो बना के भेजिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मसला हुक्काम बाला तक पहुँचाएँ और उसको हल करने में भी पूरी मदद करें। और ये प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने इलाके और शहर के मसाइल बता सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। खान आयन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।